स्वागत है दोस्तों आपका। हाल ही में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के हत्या के दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। क्या रीजन होगा इसके पीछे जो इनको रिहा कर दिया गया? ऐसे कौन से लॉ इंडिया में है जिसके वजह से किसी हत्या के दोषियों को भी मुक्त किया जा सकता है? क्या किसी देश के प्रधानमंत्री के हत्यारों को इस तरह से रिहा करना एक अच्छी बात है? कई लोगों ने इस न्यूज़ को क्रिटिसाइज किया, कई न्यूज़पेपर ने इस न्यूज़ को अपने फ्रंट पेज पर छापा और कई लोगों ने इस न्यूज़ को एक बुरी न्यूज़ बोलकर भी ट्रीट किया है। क्या ये सब चीज़ें किसी और एंगल से भी हम देख सकते हैं? इन सारे सवालों के जवाब हमें इस वीडियो के अंदर जानना है। मगर ये सब सवालों के जवाब जानने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए ताकि मैं आप तक सही समय पर पहुंच पाऊँ। हमारे सारे सवालों के जवाब जानने से पहले हमें इतिहास के कुछ पन्नों को पलटकर शॉर्ट में जानना बहुत ज़रूरी है। हमारी कहानी शुरू होती है श्रीलंका से। श्रीलंका में बेसिकली दो तरह के लोग हैं, जिसमें तामिली और सिंहली। इन दोनों के बीच में हमेशा एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट बना रहा है। तामिली लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया है जिसे लिट्टे नाम से जाना जाता था। इस ग्रुप को लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम नाम से भी जाना जाता है। तामिली ग्रुप ने अपना एक अलग लैंड श्रीलंका में बनाने के लिए श्रीलंकन आर्मी से वॉर करना स्टार्ट कर दिया था। इसी तरह से लिट्टे के अटैक से श्रीलंकन फोर्स थोड़ी पीछे पड़ रही थी। ये सिचुएशन जब श्रीलंका के समझ में आई तब जाके श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प लेने की सोची। इसी बीच 29 जुलाई 1987 को इंडियन गवर्नमेंट और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में एक तरह का पीस एग्रीमेंट हुआ, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने यह कहा कि तामिलियों का होने वाला आक्रमण श्रीलंका में रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट श्रीलंका में एक तरह की पीस आर्मी भेजेगी। इस आर्मी ने श्रीलंका में जाकर लिट्टे के अगेंस्ट में वार स्टार्ट किया और लिट्टे के बहुत सारे ग्रुप्स को सरेंडर करने पर मजबूर किया, मगर कुछ लिट्टे के ग्रुप्स ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। श्रीलंका में हो रहे लिट्टे के हार से लिट्टे के कुछ ग्रुप जाफना नाम के एक लैंड पर जाकर छुप गए, मगर इंडियन पीस आर्मी ने उस लैंड पर भी अटैक कर दिया और इसी तरह से लिट्टे का उस लैंड से पूरी तरह से खात्मा कर दिया। अगर बात देखी जाए तो इस वॉर में लिट्टे के लगभग 600 से ज्यादा सोल्जर्स मारे गए थे। तभी से लिट्टे और इंडियन गवर्नमेंट का यहाँ पर एक तरह से अगेंस्ट में होना शुरू हो गया था। इस पीस आर्मी को श्रीलंका में भेजने का जो एक्शन लिया गया वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने लिया था। इसका मतलब यह है कि यहीं से लिट्टे के हिट लिस्ट पर राजीव गांधी का नाम आ गया था। राजीव गांधी जी को बार बार इंटेलिजेंस से यह सूचना दी गई कि आपके जान को लिट्टे से खतरा है। फिर भी राजीव गांधी ने 1991 के कैंपेनिंग को पूरे इंडिया में करना शुरू कर दिया था। इसी के चलते श्री राजीव गांधी जी 21 मई 1991 को रात में 10:10 में तमिलनाडु के श्री पेरुंबदूर में अपने कैंपेनिंग के लिए पहुंचे। यहां जाने पर वो लोगों से एकदम इजीली मिल रहे थे, किसी भी तरह के प्रोटोकॉल को वो ज्यादा फॉलो नहीं कर रहे थे। और इसी बीच में लिट्टे की एक सदस्य आती है जिसे तेन मांझी राजरत्नम उर्फ धनु नाम से भी जाना जाता है। इसने अपने बॉडी पर RDX बंधा हुआ था और उसने जैसे ही राजीव गांधी का दर्शन लिया और सडनली अपने आप को RDX से उड़ा लिया और इसी बॉम्ब अटैक में राजीव गांधी जी का मृत्यु हो गया। राजीव गांधी की हत्या के बाद में देश में एक तरह का हड़कंप मच गया। सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज अपने काम पर लग गई। काफी रिसर्च और इन्वेस्टिगेशंस के बाद में इंटेलिजेंस को यह पता चला कि राजीव गांधी जी की हत्या में लिट्टे और कुछ पंजाब के टेररिस्ट ग्रुप का हाथ है। बाद में इस केस में कुल मिलाकर 26 लोगों को अरेस्ट किया गया। 28 जनवरी 1998 को टाडा एक्ट के अंदर इन 26 लोगों को 26 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। मगर सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि टाडा एक्ट होता क्या है। टाडा एक्ट के अंदर अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही अपील करने की अनुमति होती है। वो किसी भी तरह के निचले कोर्ट में नहीं जा सकता है। सामान्य या नॉर्मल केस में हम नीचे के अदालत से ऊपर की अदालत में जाते हैं। टाडा के अंदर सेकंड ये बात होती है। टाडा एक्ट में दूसरी एक बात जानने वाली है कि जब भी कोई आरोपी या कोई दोषी अगर अपने अगेंस्ट में गवाही देता है या खुद के खिलाफ कोई स्टेटमेंट देता है तो उसे सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया जाता है। नॉर्मली एक्ट में ये नहीं होता है। तो इसी के चलते जब ये केस आगे बढ़ा
तो जितने 26 लोग अरेस्ट थे, इन्होंने आगे चलकर अपना बयान बदल दिया और उन्होंने ये कहा कि हमने पुलिस के प्रेशर में आकर ऐसा बयान दिया था। इसके बाद में 26 में से सिर्फ 4 ही लोगों को फांसी की सजा दी गई। फिर टाइम आता है 2000 में राजीव गांधी के मर्डर केस में जो एक मुख्य आरोपी थी नलिनी, उसने एक लड़की को जन्म दिया और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी के फांसी के सजा को बदलकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी उम्र कैद में बदल दिया, मगर बाकी 3 आरोपियों की सजा वैसे ही कायम थी। फिर समय आता है 2010 का, जब नलिनी ने अपने उम्र के लगभग 20 साल जेल में बिताए थे। नलिनी ने मद्रास हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली कि उम्र कैद के कैदियों को लगभग 14 साल में छोड़ दिया जाता है, मगर नलिनी ने अपने उम्र के तकरीबन 20 साल जेल में बिताए, फिर उसे क्यों नहीं छोड़ा गया। मगर मद्रास हाई कोर्ट ने नलिनी की इस पिटीशन को खारिज कर दिया, इसे रिजेक्ट कर दिया और इसी के चलते 2014 में फांसी के सजा के जो तीनों दोषी थे, उन दोषियों की सजा को भी उम्र कैद में बदल दिया गया। अब सवाल यह आता है कि भारत में किसी व्यक्ति को अगर मृत्यु दंड की शिक्षा मिलती है या उसे उम्र कैद होती है, तो इसके सजा को कम करना या सजा को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने यह अधिकार 2 व्यक्तियों को दिया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 72 यह अधिकार देता है राष्ट्रपति या और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 161 यह अधिकार देता है गवर्नर को। मगर इन दोनों के अधिकारों में बहुत फर्क है। जैसे 161 आर्टिकल हमें बताता है कि राज्यपाल किसी भी व्यक्ति के उम्र कैद की सजा को कम कर सकता है या उसे माफ कर सकता है, मगर उसे किसी भी तरह के मृत्यु दंड को या मौत की सजा को कम करने का अधिकार नहीं होता है। वहीं पर ही हम आर्टिकल 72 देखते हैं, जिसमें राष्ट्रपति किसी व्यक्ति के मृत्यु के सजा को उम्र कैद में बदल सकता है या उस सजा को कम कर सकता है या उसे बाइज्जत बरी भी कर सकता है। यहाँ पर एक बात देखने वाली है, अगर गवर्नर किसी व्यक्ति के सजा को कम करता है या उसे माफ करता है तो उसे स्टेट कैबिनेट की मंजूरी लेना बहुत जरूरी है। और इसी तरह से अगर सेंट्रल में प्रेसिडेंट किसी व्यक्ति के सजा को कम करता है या उसे माफ करता है तो भी प्रेसिडेंट को सेंट्रल कैबिनेट की मंजूरी लेना जरूरी है। यह अधिकार सिर्फ भारत में ही नहीं, कई और अन्य ऐसे भी देश हैं जहां पे राष्ट्रपति और राज्यपाल को यह अधिकार दिए हुए हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड। इन देशों में भी ऐसे कई ढेर सारे अधिकार है जो किसी कैदी के सजा को कम कर सकते हैं। तो हाल ही आपने बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी देखा होगा और बहुत सारे न्यूज़ में भी देखा होगा कि राजीव गांधी की हत्या के मामले में जितने सारे दोषी थे सबको रिहा किया गया है। मगर इस बात के अंदर की एक दूसरा एंगल भी हमें देखना बहुत जरूरी है। इस केस में जो नलिनी नाम की अक्यूज थी, उसने अपने उम्र के लगभग 30 साल से ऊपर जेल में बिताए थे। अब हमने ये सुना है कि किसी व्यक्ति को अगर उम्र कैद या लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिलता है तो मिनिमम वो 14 साल तो भी जेल में रहता है। मगर आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूं, भारतीय कानून में ये नहीं लिखा है कि उम्र कैद की सजा सिर्फ 14 साल या 20 साल होगी। उम्र कैद का मतलब ये होता है कि पूरी जिंदगी वो व्यक्ति जेल में ही रहेगा। मगर हम बार बार ये सुनते हैं कि किसी उम्र कैद या लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कोई व्यक्ति 14 या 20 साल बाद छूट जाता है। ये कैसे पॉसिबल है? ऐसा कौन सा लॉ है जो इन व्यक्तियों को जल्दी रिलीज कर देता है? अब हम और कुछ और कानूनों के बारे में जानते हैं, जैसे CRPC एक्ट 432। यह हमें बताता है कि राज्य सरकार को एक विशिष्ट आदेश पारित करके कैदी के सजा को कम करने का अधिकार दिया गया है। यहीं पर अगर हम CRPC एक्ट 433A को देखें तो इसके तहत राज्य सरकारों को यह अधिकार मिला है कि वो कैदियों की सजा को कम करना या उसे रद्द करने का अधिकार रखते हैं। हमने जितने भी यहाँ पर एक्ट देखे, हमने जितने भी यहाँ पर लॉ देखे, इसी के आधार पर 2019 में तमिलनाडु कैबिनेट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया और इसमें इन जितने भी दोषियों की सजा है उसको कम करने के लिए अपील की और इस प्रस्ताव को और तमिलनाडु के गवर्नर रविंद्र नारायण रवि के पास में सिग्नेचर के लिए भेजा। मगर यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है, तमिलनाडु के गवर्नर ने इस ऑर्डर को लगभग 1 साल 9 महीने तक पेंडिंग में रखा। तमिलनाडु के गवर्नर के इतने लेट करने की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट ने इन 7 दोषियों को बाइज्जत बरी कर दिया। मगर सोचने वाली बात यह है कि इन 7 व्यक्तियों ने अपने उम्र के लगभग 30 साल से ज्यादा समय जेल में बिताया है। मगर दोस्तों, सोचने वाली बात यह है
कि हमने न्यूज़ में देखा है कि फांसी के सज़ा के आरोपियों को मुक्त किया गया है। ये बात हमें बहुत समझना पड़ेगा कि इन सारे दोषियों को उम्र कैद की सज़ा थी, ना कि फांसियों की सज़ा थी। तो हमारा लॉ जिस तरह से हमें फांसी की सज़ा को कम करवाने का अधिकार देता है, उम्र कैद की सज़ा को भी कम करने का अधिकार देता है। तो इसी तरह से इन सातों दोषियों को मुक्त किया गया। तो किसी भी भ्रम में मत रहिए, इस न्यूज़ को अच्छे से समझिए और जितना हो सके इस न्यूज़ को आप दोस्तों में शेयर करिए। नमस्कार।